आप लोगों को पता ही होगा, सर बताएंगे, मैथ्स का क्लास चलेगा आप लोगों का, नहीं? उस मैथ में 15 नंबर आपका मेरे पास है। कितना नंबर? 15 नंबर। और बचा 15 नंबर जो पैडागोजी का सेक्शन है वो सर पढ़ाएंगे। अब इस बार इसमें से कोई है ऐसा जो एग्ज़ाम दिया हो पेपर 1 वाला? कोई? एक आप और एक आप। मैथ का लेवल देखें हैं क्या था? मैथ का क्या था लेवल? कितना क्वेश्चन मैथ में बना के आए हो आप? टफ था? अच्छा ठीक है, बैठिए। आप दिए हो ना, कैसा लगा मैथ? अच्छा बैठिए। पूछने का मेरा ये रीजन था, अगर आप देखे होइएगा ना पेपर तो लगेगा कि अगर आपके पास मैथ का बेसिक नॉलेज होता ना, सिर्फ जोड़ घटाव का, नंबर पहचानने का, फ्रैक्शन का, थोड़ा बहुत शेप्स वगैरह का, तो आप आसानी से 15 में 15 कर सकते हैं। बात समझ रही है ना? मतलब बेसिक्स नॉलेज आपको मैथ का होना चाहिए। कौन सा बेसिक नॉलेज? जो आप 3, 4, 5, 6, 7 क्लास में पढ़ते हो वो वाला, ठीक है? बहुत ज़्यादा एसएससी रेलवे की तरह ट्रिगो, ज्योमेट्री, कंस्ट्रक्शन, ये सब हम लोगों को नहीं पढ़ना है ना? जोड़ घटाव टाइप का क्वेश्चन है। अब समझने के लिए एक क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिएगा, फिर मैं बताता हूँ इसमें क्या चीज़ है जो कि आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं लिख ही दे रहा हूँ, जैसे देखिएगा, एक क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं, फिर सिलेबस करवा देंगे और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। देखिए, कहाँ? ये है एक 4 अंकों की संख्या में हजारवें स्थान का अंक 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के अंकों का अंतर है। एक ये चीज हो गया। फिर देखिए, इकाई का अंक एक सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या है। दहाई का अंक, दहाई का अंक सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। सबसे छोटी संयुक्त संख्या है तथा सैकड़े का अंक एक अंकों की सबसे बड़ी वर्ग संख्या है। देखिए, क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा लग रहा है, जैसे लग रहा है डराने वाला क्वेश्चन है कि नहीं? लेकिन इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। सिंपल सा क्या बोला है, क्वेश्चन नोट कर लिए? देखिए क्या कह रहा है, एक 4 अंकों की संख्या में हजारवें स्थान का अंक 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के अंकों का अंतर है। एक ये जानकारी दिया। इकाई का अंक एक समअभाज्य संख्या है, एक ये जानकारी दिया। फिर क्या बोला, दहाई का अंक सबसे छोटी संयुक्त संख्या है, एक ये जानकारी दिया। और तीसरी जानकारी है तथा सैकड़े का अंक एक अंकों की सबसे बड़ी वर्ग संख्या है। कौन सी संख्या है? वर्ग संख्या है। वर्ग संख्या। अब वो संख्या कौन सी है अगर आपको पता करना हो तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे। क्यों हम बोले कि बेसिक्स जानकारी आपके पास होना चाहिए, इसका यहाँ पे आपको दिखेगा। सबसे पहली तो क्या रहा है, 4 अंकों की संख्या। ये तो संख्या तो आप कह ही सकते जिसमें 4 अंक होंगे। अब देखिए हजारवें स्थान, अब हजारवें स्थान आया मतलब यहाँ से एक टॉपिक क्या निकल के आया, प्लेस वैल्यू।
क्या निकला? स्थानीय मान हमें पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? स्थानीय। उसके बाद देखिए का अंक, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, हमें क्या पता होना चाहिए? अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, है कि नहीं? देखिए एक ही क्वेश्चन में कैसे अलग अलग चीजें डाल दी गई है ना। अब देखिए अंकों का अंतर, इकाई का अंक एक सम अभाज्य संख्या। अब देखिए यहां पे क्या आ रहा है? सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या तो एक टॉपिक है ही, एक सम संख्या, ये भी यहां पे आपको ये टॉपिक पता होना चाहिए। अच्छा, उसके देखिए दहाई का अंक सबसे छोटी, देखिए संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या है। अब ये भी मुझे पता होना चाहिए कि संयुक्त संख्या कहते किसको हैं, नहीं तो वो संख्या हम पता नहीं कर पाएंगे। दूसरा चीज, तथा सैकड़े का अंक एक अंकों की सबसे बड़ी वर्ग संख्या। अब देखिए ये हमें क्या पता होना चाहिए? एक वर्ग संख्या। अब कितना टॉपिक इसमें 5 से 6 टॉपिक इस एक क्वेश्चन में डाल दिया गया है कि नहीं? क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, इसके बदले एक कैलकुलेशन बड़ा सा दे देता, तब कहते आसान हो गया, लेकिन उससे भी आसान ये है, बस हमें पता होना चाहिए। अब जो करना होगा तो करेंगे कैसे? जैसे सबसे बड़ी हमें ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या है कौन, है ना। अभी मैं वो नहीं बता रहा हूं किसे कहते हैं, आंसर बेसिस का बता रहा हूं। क्या बोला? 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? 97। कौन सा है? 97। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 97। इसके अंकों का अंतर कितना है? 2, है कि नहीं? अंकों का अंतर कितना है? 2। तो 4 अंकों की संख्या जिसमें 1 2 3 4 अंक होंगे, इसमें हजारवां स्थान कौन होगा? 1, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। यहां पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, राइट। अच्छा, उसके बाद आपसे क्या बोला कि इकाई का अंक एक सम अभाज्य संख्या। आपको ये पता है सब सम अभाज्य संख्या एक ही है, और वो कौन है? 2 है। बताएंगे क्यों, अभी जस्ट हम लोग चर्चा करेंगे इस पे। उसके बाद क्या कहा? दहाई का अंक सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन है? 4 है। अभी बताएं किसको कहते हैं संयुक्त संख्या, पहले देखिए। और कह रहे हैं एक अंकों की सबसे बड़ी वर्ग संख्या इकाई का अंक है। एक अंकों की सबसे बड़ी वर्ग संख्या क्या है? 9 है। देखिए कुछ था इसमें, बस अगर ये चीज हमें पता हो कि अभाज्य संख्या क्या है, सम अभाज्य संख्या क्या है, संयुक्त संख्या क्या है, तो ये क्वेश्चन करना मुश्किल था। जो बोला बस उसको लिख दिया। इसी को किस में लिख दिया? शब्दों में लिख दिया। इसको मैंने किस में लिख दिया? अंकों में लिख दिया। तो ये मैंने एक क्वेश्चन दिखाया, देखने के लिए इतना बड़ा लगता है। सीटेट के एग्जाम में क्या करता है स्टूडेंट कि जैसे ही देखता है अरे ये 8-10 लाइन का क्वेश्चन है, ये बहुत समय लगेगा, वैसे उसको स्किप कर जाता है, छोड़ देता है। या बहुत सारे स्टूडेंट ये माइंड में कब चलते हैं अरे मैथ बड़ा मुश्किल है, ऐसा करते हैं ना 15 नंबर अगर हम नहीं भी टच करते हैं तब भी हमारे पास 135 नंबर है। ये भी बहुत सारे लोग सोच ले, लेकिन ये कभी मत सोचिएगा, छोड़ना किसी को नहीं, करना सबको है कुछ नहीं, मेहनत थोड़ा सा करना है कि नहीं। बस एक बार रिमाइंड करना है कि पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लिए थे आप लोग? चलिए इसको मिटा दें अभी। तो यहां से कुछ टॉपिक निकल कर आया। इसके अलावे भी बहुत सारी संख्या, जैसे प्राकृतिक संख्या, मोबाइल पे भी होगा, आप लोग ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लाइव जाइएगा, घर देखिएगा, द परफेक्ट मिशन, या फिर यूट्यूब चैनल पे है, फेसबुक पे सीटेट मुजफ्फरपुर के पेज पे, तो उस पर मिल जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। खैर छोड़िए, तो यहाँ 4-5 टॉपिक दिख रहा है। इसके अलावा प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, है ना, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, विषम संख्या, ये सब टॉपिक को भी हम लोग देखेंगे। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ये सब भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ ये पता करते हैं कि हमको पढ़ना क्या सब चीज़ है, सीटेट के लिए पढ़ना क्या सब चीज़ है। मिटा देते हैं इसको। नोट कर सकते हैं आप लोग। देखिए ये क्या टॉपिक है? जियोमेट्री। जियोमेट्री करने का मतलब आप लोग जानते हैं ना, जियोमेट्री में क्या, ज्यामिति। ज्यामिति, उसमें बहुत सारे फिगर होते हैं, फिगर के बीच रिलेशन होता है, उसका कोई प्रॉपर्टी होता है ना, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये सब होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, एंगल वगैरह, ये सब भी पढ़ना होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन फिगर से रहता है, ज्योमेट्री वाले से। ठीक है, दूसरा टॉपिक है शेप्स।
स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। दूसरा सॉलिड अराउंड अस। शेप्स देख रहे हैं, शेप्स हम लोग देखते हैं दिन प्रतिदिन, स्क्वायर दिखता है, रेक्टेंगल दिखता है, सर्कल दिखता है, होता है कि नहीं होता है। एक आप देखते हो कि बसें अगर जा रही है या आप साइकिल चला रहे हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो, तो व्हील लगा हुआ होता है ना, व्हील लगा हुआ, तो इसका आकार कैसा होता है, वृत्त के समान होता है ना। तो इसमें शेप्स एंड स्पेशियल। इसके बाद सॉलिड्स, सॉलिड्स भी आप लोग देखते हैं। सॉलिड्स में क्या सब नजर आता है, घर में देखते हैं किचन में सिलेंडर रखा हुआ होता है। अभी आप सामने देख रहे हैं कि ये डस्टर है, मेरे हाथ में एक पेन है, या फिर कोई एस्फेयर है ना, बोर्ड है, ये सब 3D आकृति हो गया, है ना। इसके बाद देखिए नंबर्स। नंबर्स जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे, क्वेश्चन आप देखे थे कि अलग अलग चीजें आपको उसमें पता होना चाहिए, तो नंबर हो गया। ठीक है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डिवीजन, मेजरमेंट, 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 वेट, वेट, वेट समझ रहे हैं ना। आप किसी फल के दुकान पे जाते हैं, कुछ 2-4 तरीके के फल लेते हैं और सबका वेट आपको ये करना होता है, या फिर कहीं जाते हैं गेहूं खरीदते, कोई अनाज खरीदते हैं, मक्का खरीदते हैं, है ना, तो किलोग्राम, मिलीग्राम, ये सब वेट। इसके बाद टाइम, टाइम समय। एक रेलगाड़ी शुक्रवार को सुबह 4 बजे, है ना, मुजफ्फरपुर जंक्शन से चलती है और रविवार को, है ना, शाम के 6 बजे चेन्नई जंक्शन पे पहुंचती है। तो इस दौरान लगने वाली समय, है ना, तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो है ना वेट, टाइम, ये सब हम लोग किसमें आ जाएगा, मेजरमेंट में ही आ जाएगा। ये सब देख रहे हैं नंबर सिस्टम में ही, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब देख लेते हैं। ठीक है। इसके बाद आप देख लीजिए वॉल्यूम। वॉल्यूम समझ में आ रहा है क्या होता है, आयतन, आयतन, पायर स्क्वायर एच, नहीं सिलेंडर वाला। लेकिन यहाँ पे जो वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम इस तरीके का है, मान लीजिए किसी गैलन में, है ना, या किसी टैंक में 1000 लीटर पानी रखा हुआ है। ठीक है। अगर उसे आप 250 ग्राम, ये 250 ml वाले किसी बोतल में पैक करोगे तो कुल बोतलों की संख्या क्या होगी, है ना, इस तरीके का क्वेश्चन। या फिर हो सकता है उस टैंक का डायमेंशन आपसे दे दे कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपको दे दे, और फिर कहेगा कि उसमें रखे हुए लिक्विड को, है ना, तरल पदार्थ को 200 ml वाले छोटे छोटे बोतलों में पैक किया जाता है, तो बोतलों की संख्या बताए। तो ये भी एक वॉल्यूम ही हो गया, है ना। एक डाटा हैंडलिंग, देखिए डाटा हैंडलिंग, वो वाला डाटा हैंडलिंग यहाँ पे नहीं है। वो जो डाटा हैंडलिंग आप लोग पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स वाला में, उतना बड़ा नहीं होता है, छोटा छोटा नंबर से रिलेटेड कुछ मिलेगा आपसे। एक पैटर्न से क्वेश्चन आपको मिल सकता है, पैटर्न्स, और एक मनी। अब देखिए इसके अलावे भी हम लोग कुछ टॉपिक कवर करेंगे, जैसे नंबर पढ़ेंगे, नंबर के बाद, है ना, LCM एंड HCF, ये टॉपिक को देखेंगे। ठीक है। LCM, HCF, इसमें देखिए एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है, इसी सब के साथ ये सब एक ही साथ हम लोग करने वाले हैं, 2-3 टॉपिक स्टार्टिंग में, जिसमें हम फ्रैक्शन भी पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे, फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, भिन्न, है ना, और डेसिमल भी, दशमलव, है ना। तो ये सारा टॉपिक आपको क्लियर करना है, ये सब हम लोग कर लेंगे। उसके बाद कुछ और भी जानकारी होगा वो करेंगे, फिर सेट प्रैक्टिस कर, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है। तो आज हम लोग नंबर से शुरू करेंगे और देखते हैं नंबर के बारे में थोड़ा सा पहले जानकारी लेते हैं। ठीक है, मिटा दें इसको। ये 1 to 5 के लिए, इसमें 1-2 टॉपिक और बढ़ जाएगा, जैसे कि देखिए ये सब LCM, HCF, ये सब
दोनों में चलेगा। इसमें ये जो भी है ना, ये दोनों के लिए है। एक दो चीज़ें आपको बढ़ जाए, जैसे रेशियो, प्रोपोर्शन, या फिर हो सकता है कि एवरेज का क्वेश्चन थोड़ा परसेंटेज का बढ़ जाए, तो ये सब थोड़ा सा उसमें बढ़ जाएगा। सर्ट्स एंड इंडाइसेस का क्वेश्चन हो सकता है, घातांक और करनी वाला क्वेश्चन, तो एक दो क्वेश्चन उसमें से आएगा। वो सब हम लोग बाद में करेंगे, पहले इसका कवर करेंगे। ठीक है, मिटा दें इसको। सबसे पहले संख्या की अगर बात करते हैं तो कितने तरीके के संख्या से आप लोग परिचित हैं? अगर नंबर की बात करते हैं, नंबर मतलब संख्या, हम लोग दो तरीके के संख्याओं से परिचित हैं। पता है कौन कौन? एक जो हम लोग जानते हैं वो है संख्याओं का नेशनल सिस्टम। ठीक है, मतलब राष्ट्रीय पद्धति, या इसी को इंडियन सिस्टम भी बोलते हैं। नेशनल बोलें या फिर क्या बोलें, इंडियन सिस्टम बोलें, है ना। भारतीय संख्या पद्धति या फिर राष्ट्रीय संख्या पद्धति। इसके अलावे लिख लीजिएगा इसके नीचे, हम लोग एक जानते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। अब दोनों में क्या, इंटरनेशनल समझ रहे हैं ना, क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय, नेशनल मतलब राष्ट्रीय। अब देखिए दोनों में डिफरेंसेस क्या है। आप लोग सुनते होइएगा बड़े बड़े डाटा को मिलियन, ट्रिलियन, है ना, इसमें बताया जाता है, बिलियन में बताया जाता है ना। अपने यहाँ करोड़, खरब, इसमें बताया जाता है। पता है कि नहीं ये चीज़? कैसे बोलते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, यही बोलते हैं ना। तो हम लोग अपने भारतीय संख्या पद्धति में जो संख्या को पढ़ते हैं ना, वो दाएं से बाएं कैसे पढ़ते हैं? पहले पढ़ते हैं इकाई, है ना, दहाई, सैकड़ा, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, उसके बाद क्या बोलते हैं? लाख, उसके बाद 10 लाख, फिर क्या बोलते हैं? करोड़, फिर इसी तरह क्या बोलते हैं? 10 करोड़, फिर अरब, 10 अरब, ऐसे पढ़ते जाते हैं। तो ये क्रम क्या है? दाएं से बाएं है। इसका क्रम क्या होता है? दाएं साइड से ही ना पढ़ते। कोई संख्या मान लीजिए लिखा हुआ है 9, 8, 6, तो इधर से ही ना पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। लेकिन यही जब राष्ट्रीय संख्या इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति की बात करते हैं, तो वहां पे ये वाला बात जो है ना, लाख वाला बात, वहां पे लाख नहीं होता है। उसमें क्या होता है? मिलियन से शुरू हो जाता है। किसमें हो जाएगा? मिलियन, बिलियन। उसका कैसे क्रम होता है? तो इकाई, दहाई ऐसे ही रहेगा, इकाई, दहाई, ये सब ऐसे रहेगा। सैकड़ा, हजार, 10,000 भी ऐसे ही रहेगा। बात समझ रहे हैं ना? 10,000 भी ऐसे रहेगा। लेकिन उसके बाद ये लाख जो बोलते हैं ना, भारतीय संख्या पद्धति में क्या परिवर्तन यहीं से होगा? भारतीय संख्या पद्धति में क्या बोलते हैं? लाख बोलते हैं। लेकिन वहां पे बोलते हैं 100,000। क्या बोलते हैं? 100,000। ठीक है, 100,000 के बाद देखिए यहाँ पे 10 लाख जहां पे है, इसके लिए हम वहां क्या बोलते हैं? मिलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिलियन। उसके बाद क्या बोलते हैं? 10 मिलियन। एक लिख के देखेंगे अभी हम लोग। उसके बाद फिर इसी तरह क्या हो जाएगा? 100, जो भी जाएगा 100 तक जाएगा, 100 मिलियन। मिलियन के बाद आ जाता है आपका बिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, है ना। फिर ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। तो ये क्रम होता है। तो दोनों में समझ में क्या होगा कि ये जो है 10,000 तक दोनों में सेम रहेगा। ठीक है, और भारतीय संख्या पद्धति में लाख बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में क्या बोलेंगे? 100,000 बोलेंगे। अपने यहाँ 10 लाख बोलते हैं, तो भारतीय इंटरनेशनल में क्या बोलेंगे? मिलियन बोलेंगे, यानी 10 लाख का 1 मिलियन। अब देखिए कभी क्वेश्चन कैसे सिंपल आएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन कि 5 लाख, है ना, या फिर 5 करोड़ और 5 मिलियन में कौन बड़ा? 5 करोड़ और 5 मिलियन में कौन बड़ा? तो हमें पता होना चाहिए ना, 5 मिलियन का मतलब हुआ 5 को 10 से आप गुना कर दीजिए, 10 लाख से गुना कर दीजिए तो 50 लाख।
लेकिन 5 करोड़ का मतलब कितना लाख हुआ? 500 लाख हुआ। अब आप खुद ही देखिए इसमें कौन बड़ा हुआ? करोड़ वाला बड़ा हुआ, है कि नहीं? चलिए अब एक संख्या करके देखते हैं, इसको मिटा दें। देखिए हम दोनों में देखते हैं, एक बड़ी संख्या को लिखते हैं। जैसे देखिए एक संख्या बोर्ड पे आपको दिख रहा है ना, लेकिन अभी अगर हम आपको बोलें, अच्छा देखिए संख्या की पहचान कैसे करते हैं कि वो भारतीय संख्या पद्धति में लिखा हुआ है या फिर अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखा हुआ। सिर्फ अगर इस तरीके से लिखा हुआ, अगर शब्दों में लिखा हुआ तो आप आसानी से देख सकते हैं कि मिलियन वहां लिखा हुआ है तो मिलियन में है, ट्रिलियन है तो अंतर्राष्ट्रीय है कि नहीं? बट यहां पे देखिए कॉमा से आप ये पता करते हैं कि वो क्या है, राष्ट्रीय है या फिर अंतर्राष्ट्रीय है। अब दोनों देखिए, अगर नेशनल सिस्टम की बात करते हैं, नेशनल सिस्टम की बात करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। मतलब पहली बार 3 अंकों के बाद कॉमा, पहली बार 3 अंकों के बाद कॉमा, उसके बाद प्रत्येक 2 अंकों के बाद आपको क्या आ जा रहा है? कॉमा आ जा रहा है। बट यही चीज अगर अंतरराष्ट्रीय में हो, सेम देखिए 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 6, 5, 9, कोई परिवर्तन नहीं किए हैं, सब वही है। अगर ये अंतरराष्ट्रीय की बात करें तो फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन और 10 बिलियन। बात समझ में आई? इसमें क्या होगा कि सब 3-3 के गैपिंग पे आ जाएगा कॉमा अंतरराष्ट्रीय में। ये कौन सी पद्धति है? अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। अब देखिए अगर इसे आपको शब्दों में लिखना है और इसको भी आपको शब्दों में लिखना है, आता है ऐसा भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो इसको आप अभी जस्ट देखिए, ये क्या था? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, यानी 98 अरब, क्या बोलेंगे? 98 अरब 65 करोड़ 43 लाख 43 लाख 26,593। बात देखिए, करोड़ लाख में हमने बात की। यहां पे आते हैं तो देखिए क्या था यहाँ पे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, ध्यान दीजिएगा, हजार, 10,000, 100,000, लाख नहीं 100,000। देखिए हजार चला, ये तीनों किसके लिए है? हजार के लिए है, ठीक है। ये तीनों किसके लिए है? मिलियन के लिए है। हजार के बाद किसका स्थान आएगा? मिलियन का। ये वाला इधर, इसके इधर, यहाँ की ये 3 अंक यहाँ से इधर किसके लिए आएगा? बिलियन के लिए आएगा, ठीक है। इसके बाद किसके लिए आएगा? 3 अंक ट्रिलियन के लिए। लेकिन सब बार ऐसे ही पढ़ेंगे, जैसे हजार पढ़े क्या? हजार, 10,000, 100,000 पढ़े ना। मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। तो इसको हम क्या बोलेंगे? 98 बिलियन, 98 बिलियन, 654, इसको एक साथ पढ़ेंगे, 654 मिलियन, 326,500। बात समझ में आई? दोनों में अंतर क्या है? यही अंतर है। इसमें हम लोग बिलियन ट्रिलियन में बात करेंगे, इसमें बात करेंगे। आप लोग मेंशन कर सकते हैं यहाँ भी, ये किसके लिए बात की? इकाई, ये हजार का स्थान हो गया, ये लाख हो गया, ये क्या हो गया? करोड़ का, और ये किसके लिए हो गया? अरब का स्थान हो गया। अभी हम लोगों को एकदम धीरे धीरे चलना है। जुलाई में एग्जाम है, बहुत ही छोटा सिलेबस है मैथ का, है ना। आराम आराम से पढ़ना है, टॉपिक को करना है। आ जाएगा, मार्च अप्रैल तक आ ही जाएगा। इतना पहले आके क्या करेगा? अभी एक तो रिजल्ट पहले आने दे कि नहीं, पहले बोर्ड आ जाए। आप दिए थे एग्जाम? अच्छा, इस बार नहीं थे। कौन से ईयर में थे? पास किए हैं, DLED। अच्छा, कौन से कॉलेज? पता है, वाह गुड। कितना आया है मार्क्स? 73। ठीक है, सेकेंड टाइम मेहनत कीजिए, उसको बढ़ाइए परसेंटेज।
जितना ज़्यादा रहेगा आपके लिए बाद में ज़्यादा, अभी उसका वैल्यू पता नहीं चलेगा, लेकिन जब मेरिट में ज़रूरत पड़ेगा ना उसका, तब वो ज़रूरत पड़ेगा, है ना। 80 के आसपास उसको खींच के ले जाए, उसका मतलब 85% अगला सेमेस्टर में आपको करना है। मिटा दें क्या? इसको क्या पढ़ेंगे मैडम? पढ़िए थोड़ा सा, इसको क्या पढ़िएगा? इसको पढ़ना है, इसको कैसे पढ़ेंगे? रीड करना है, रीड कीजिए इसको। बोलिए। बस कॉमा से ही देखना है कि हमको मिलियन वाले में जाना है या लाख वाले में जाना है कि नहीं। यहां देख रहे हैं पहली बार 3, उसके बाद 2-2 करके है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये करोड़ वाला कॉलम है ना, ये किसके लिए है? करोड़ के लिए है। तो 33 करोड़ 26,85,326, सिंपल है ना। यहीं अगर कॉमा ऐसे रहता हूं, अब देखिए इसको पढ़ना होगा तो क्या पढ़ेंगे? ये फिर आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा वाला स्थान, ये हजार वाला, ये मिलियन वाला, ये बिलियन वाला, और ये इधर किसके लिए आ जाएगा? ट्रिलियन के लिए। ये वाला होगा और ये बिलियन, और ये मिलियन, और ये 1000। आसान हो गया ना नीचे लिखने के बाद? ऐसे ही लिख लीजिएगा ताकि बाद में कंफ्यूजन हो। देखिए इसके अलावा यहाँ और भी नंबर अगर हम डाल देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इससे बड़ा नंबर जानने की भी जरूरत है, ट्रिलियन तक में सारा काम ही खत्म हो जाता है ना। देखिए ये किसका कॉलम है? ट्रिलियन का। क्या पढ़ेंगे? 983 ट्रिलियन। एक साथ क्या पढ़ेंगे? 983 ट्रिलियन, 326, 895, 689 हजार, 678। समझ में आई ये बात? चलिए मिटा देते हैं इसको। कुछ भी डाल दीजिए ना, ये 6 है, 690। मिटा दें इसको। चलिए देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? बताइए कोई आदमी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, होल नंबर। चलिए देखिए यही सब चीज अभी करने वाले हैं। 9 नहीं होता है, वो अनंत तक जाएगा, है ना। देखिए पहले हम लोग नंबर, चूंकि संख्या को पहचानना तो जरूरी है ना। वैसे जनरली देखा जाए तो जैसे आप किसी हिंदी अंग्रेजी का कोई शब्द लिखते हैं तो आपको अगर अल्फ़ाबेट यानी 26 अक्षर की जानकारी है तो अंग्रेजी का कोई भी शब्द आप लिख सकते हैं। हिंदी के लिए हिंदी वर्णमाला पता है तो आप कोई भी शब्द लिख सकते हैं कि नहीं। उसी तरीके से अगर कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या की
लिखनी है आपको तो कहाँ से कहाँ तक हमको चाहिए, 0 से लेके 9 तक, 1 से 9 तक, और क्या चाहिए 0 तक। इसके अलावा तो कोई नया अंक आपको तो नहीं पता ना, है कोई पता नहीं, यही 10 अंक है। अब थोड़ा सा संख्याओं के बारे में जानते हैं, क्यों संख्या है उससे एक क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आना है ना। तो पहले हम लोग नेचुरल नंबर देखेंगे। नेचुरल नंबर को बोलते हैं प्राकृत संख्या। लिख लीजिएगा, डेफिनेशन बोल देते हैं, इच्छा होगा तो लिख लीजिएगा, नहीं तो आपके बुक में ही है, और जिसका नहीं होगा वो नोट कर लीजिएगा। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, देखिए प्राकृत नेचुरल, अगर आप गणना करना शुरू कीजिएगा, पैसा ही गिनना शुरू करते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं, कोई चीज इसमें डेक्स को गिनना है तो कहाँ शुरू कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नेचुरली क्या हुआ, 1 से ही शुरू हुआ, निकला कहाँ, ऐसा हुआ 0 1 2 3 4 5, कहाँ शुरू हुआ 1 से। तो गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। बात समझ रही है ना, गिनती की संख्या को क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या। अब गिनती की संख्या कहाँ से शुरू होंगी, 1 से, 1 2 3 4, ऐसे कहाँ तक चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा। कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। आप लोग इसको याद रखिएगा, है ना, देख लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आपको ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट में आ जाएगा ना तो आपको प्रॉब्लम करेगा वहाँ पे, है ना। तो देखिए गिनती की संख्या कहाँ शुरू करेंगे, 1 से, ऐसा थोड़े है गिनना 1 9 पर ही रुक जाएंगे, रुकेंगे क्या 9 पे, 10 होगा तो क्या करेंगे, इन्फिनिटिव, अनंत, राइट। इसी तरीके से दूसरा चीज है आपका होल नंबर। होल नंबर मतलब बताइए, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, कुछ नहीं करना, बस इसमें 0 को डाल देना है, यानी नेचुरल नंबर विथ 0, नेचुरल नंबर विथ 0। अब नेचुरल नंबर में 0 आएगा, नहीं आएगा ना। नेचुरल नंबर में अगर 0 आ जाता है तो क्या बन जाता है, वो पूर्ण संख्या बन जाता है। तो ये कहाँ शुरू होगा, 0 1 2 3 4, ये कहाँ तक चला जाएगा फिर, अनंत। क्या आप कह सकते हैं सबसे बड़ी पूर्ण संख्या 9 या 99, कुछ भी नहीं कह सकते ना, ज्ञात नहीं कर सकते, अनंत है, ठीक है। लेकिन ये चीज कह सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। 1 क्या है, 1 क्या है, हाँ, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, ठीक है। 0 क्या है, 0 क्या है, हाँ, स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, कि नहीं। ये दो चीज क्लियर है ना, याद रहेगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे, 0 को। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। अब यहां से एक बात निकल के आता है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, सही या गलत। देखिए दो चीज मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ये मिल सकता है आपको। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, और दूसरा सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पे, आप इस दोनों को देख के बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। पहला वाला सही है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या में बताए थे ना, प्राकृतिक संख्या में यदि 0 मिले तो पूर्ण संख्या बन जाता है। मतलब है कि पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या सारा का सारा है ना। लेकिन अगर बोलते हैं सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि 0 जो है वो अगर पूछे आपसे तो आप क्या कहिएगा, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए हम नहीं कहेंगे कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, और ये क्या हो गया, सही हो गया।
ठीक है, नोट करना है तो कर सकते हैं इस स्टेटमेंट को, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या। वैसे आप समझ के भी देख सकते हैं। आगे बढ़े। इसके बाद देखिए तीसरा चीज, पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्णांक समझ रहे किसको बोलते हैं? किसको? इंटीजर। वो तो अंग्रेजी हिंदी हुआ। देखिए हम हमेशा इतना ही संख्या से तो आपका काम नहीं चल जाता है ना, इससे काम चल जाएगा आपको? चलेगा क्या? नहीं चलेगा। सपोज कीजिए आप किसी दुकानदार के पास गए, उसको अगर आप 100 रुपया देते हैं, 100 रुपया देते हैं, आपने उसको दिया और फिर उससे मान लीजिए कुछ रिटर्न लेते हैं, तो रिटर्न लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा? दुकानदार के लिए माइनस का काम करेगा। क्या यहां भी प्लस होगा क्या? आप कुछ देते हैं और कुछ लेते हैं, तो एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव। दोनों धनात्मक संख्या भी आपको चाहिए डेली लाइफ के लिए और ऋणात्मक संख्या भी चाहिए। इसलिए कहते हैं कि ऋणात्मक संख्या यानी निगेटिव नंबर, धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव नंबर और जीरो, ये सब मिलके क्या बनाता है? पूर्णांक बनाता है ना। जैसे देखिए एक नंबर लाइन मान लीजिए, ये है आपका संख्या लाइन, संख्या रेखा, यहां पे मान लीजिए क्या है आपका? जीरो। तो जीरो के दाईं ओर धनात्मक संख्या रहेगा, 1 2 3 4, ठीक है। ये कहां तक रहेगा? अनंत तक चला जाएगा। उसी तरह जीरो से बाईं ओर आएंगे तो क्या लिखेंगे? ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, है ना। ये भी कहां तक चला जाएगा? अनंत तक। यानी जीरो के बाईं ओर अनंत तक और जीरो के दाईं ओर अनंत तक की सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलेंगे, ठीक है। और सारी संख्याओं को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सब जो जितनी भी संख्याएं हैं नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं तो आएगा। जैसे मान लीजिए अगर 2.5 है तो 2.5 दिखाना होगा तो हम कहाँ दिखाएंगे? 2 और 3 के एग्जैक्ट बीच में दिखाएंगे। हम ये भी देखेंगे आगे कि अगर नहीं दिखा पाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। अगर कोई संख्या है, जैसे मैं 2.5 बोले तो आपने वहां दिखा दिया, लेकिन यही अगर ऐसा बोलते हैं कि 2.3 2 6 8 9 8 9 5, इसको दिखाओ नंबर लाइन पे, तो ये तो हमें पता है कि ये जो नंबर है ना 2 से बड़ी है और 3 से छोटी है, ये तो पता है। लेकिन ये 2 और 3 के बीच में एग्जैक्ट होगा कहाँ, ये हम नहीं कह पाएंगे। कह सकते क्या? नहीं कह सकते। तो इस केस में ये क्या कहलाता है, और अगर दिखा दिए तो ये क्या कहलाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं परिमेय और अपरिमेय। इसको मिटा दें ऊपर वाले को। है तो उसके 2 4 के बीच, 2 से आगे जितना भी उसके किसी न किसी बीच में है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन उसका 2 और 3 के ठीक बीच में होगा, ठीक बीच में होगा। 2 4 के क्यों के बीच में? आधा है तो आधा, एक के आधे भी करेंगे ना दिखाने। अब बताइए अगर मान लीजिए एक लाइन में 10 लड़के बैठे हुए हैं, या मान लीजिए ABCD आप देखते हो ए से लेके कहाँ तक? Z तक। अगर कहे कि E किसके बीच में है, E किसके बीच में है, तो E है D और F के बीच में, E है D और F के बीच में। अब कहिएगा सर A और Z के बीच में नहीं कह सकते? कह सकते हैं, लेकिन ठीक बीच में किसके है? D और F के बीच में है। मिटाएं इसको। इसके बाद है चौथा होगा ना, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? और अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं?
ये दो टॉपिक है यहाँ पे। परिमेय संख्या वो संख्याएं होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं वो सारी संख्याएं जिसे हम P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं? P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं। जिस संख्या को P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं, लिख ही देते हैं, जिस संख्या को P बटा Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है ना, परिमेय संख्या कहलाते हैं। यहां पे क्या होना चाहिए? Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर Q 0 हो गया ना तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना, अपरिभाषित हो जाएगा। किसी भी संख्या में हम 0 से भाग नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे 2, 4, 6, 0, 2/5, 3.4, 8.895 etc, 22/7 etc। ये सब क्या है? एक परिमेय संख्या है। सबको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब देखिए अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या वो संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वे संख्याएं जिसे P बटा Q के रूप में ना लिखा जा सके, ठीक है। यहां भी Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्या हो, जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे √3, ठीक है, √7। देखिए ये 3 अभाज्य संख्या है, साथ एक क्या है? अभाज्य संख्या है, पाई, ठीक है। उसके बाद बता दूं 2.3957898 इस तरीके की संख्या। देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है? डॉट डॉट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? डॉट डॉट लगा हुआ है। तो इसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते ना। इसके बाद कितना अंक है हमें वही नहीं पता। लेकिन अगर यही ऐसा होता 2.395, आप कहते सर 3 अंक इसके बाद में दशमलव हटाने के बाद नीचे में कितना हो जाएगा? 1000। तो इसको तो हम P बटा Q के रूप में लिख लिए, तो ये हो जाएगा कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। लेकिन इसको नहीं लिख पाएंगे ना। यहाँ डॉट डॉट का मतलब क्या है? इसके बाद भी अंक है, इसके बाद भी अंक है, और है तो हम पता ही नहीं कर, लिख ही नहीं पाएंगे। अक्सर क्वेश्चन में आता है, लोग कंफ्यूज होता है कि पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो पाई क्या होगा? अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। जबकि इसका वैल्यू जो है 22/7, ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो 22/7 है नहीं ना, उसके आसपास का वैल्यू होता है। पाई क्या है? इसके वैल्यू के आसपास का है, नजदीकी वैल्यू है। वैसे पाई का एग्जैक्ट मीनिंग आप सर्च कीजिएगा गूगल में तो आपको लाखों करोड़ों खरबों अंक मिल जाएगा दशमलव के बाद, लेकिन वो खत्म नहीं होगा। जैसे देखिए 14159 26 53 58 26 53 58 इस तरीके से ये बढ़ते जा। देखिए कुछ निश्चित हो रहा, रिपीट हो रहा नहीं हो रहा, ठीक है। अब एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पे जब दशमलव पढ़ेंगे वहां पे हम लोग देखेंगे क्या होता है। अभी थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, ऊपर स्पेस खाली करते हैं। जब हम लोग दशमलव पढ़ते हैं ना तो 2 तरीके का दशमलव पढ़ते हैं, है ना, एक शांत दशमलव और एक अशांत दशमलव। जैसे हम अगर मान लीजिए 10 में 3 से भाग देते हैं तो इसको हम लिखते हैं 3.33333 तो खत्म नहीं होगा ना, कहीं जाके चलते रहेगा। लेकिन इसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या है? परिमेय संख्या है कि नहीं। इसी में एक ऐसा दशमलव मिलेगा जैसे पाई का वैल्यू है, इसमें देखिए दशमलव के बाद का अंक ही फिक्स नहीं है, कितना होगा कुछ पता नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या।
अच्छा, एक और चीज समझ लीजिए, शांत और अशांत में क्या अंतर है। जैसे 3/4 करते हैं तो 3 में यदि हम 4 से भाग देंगे तो कितना होगा, 0.75 से पूरा पूरा ये कट जाएगा, 0.75 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। मतलब ये एक जगह जाके क्या हो गया, खत्म हो गया, इसका टर्म क्या हो गया, खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। और ये टर्मिनेट नहीं हुआ, ये रिपीट होना शुरू हो गया, 3 क्या हो गया, रिपीट होना चलेगा। इसी को बोलते हैं पुनरावृत्त दशमलव, या फिर इसी को अशांत दशमलव भी बोलते हैं, इसको हम अशांत भी बोलते हैं। और वही ना हुआ, टर्मिनेट हो गया तो शांत दशमलव, और नहीं टर्मिनेट हुआ तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। बात समझ में आई। इसके बारे में, डेसिमल के बारे में और हम लोग क्लियर करेंगे आगे। मिटा दें इसको, लिख लीजिए। देखिए जो रिपीटिंग डेसिमल होता है ना, जैसे देखिए एक ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बोलूं 2.957, ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो ये इसका मतलब होता है रेकरिंग, है ना। इसका मतलब ये बार बार आ जाएगा। इसको अगर हटाते हैं इसका मतलब 957 ये आते चला जाएगा। तो ये रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग बदल लेते हैं, P/Q के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दशमलव जब हम लोग पढ़ेंगे तो कन्वर्ट करना सिखाएंगे, कैसे उसको हम P/Q के रूप में लिखेंगे, अभी नहीं बताएंगे। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। बट अगर यहीं ना लिख पाए, आप यहाँ देख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। सिंपल सा लॉजिक है, परिमेय अपरिमेय, P/Q के रूप में लिखे तो परिमेय, ना लिखे तो अपरिमेय। तो क्या 3 हाँ, तो ये रिपीटिंग डेसिमल हुआ, रिपीटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है। हाँ, डिवाइड एग्जैक्ट नहीं हो पा रहा है ना, ठीक है। ये छोटी छोटी जानकारी है जो कि अक्सर एग्जाम में गलती कराता है, और लोग देखते ही उसको छोड़ के भी आ जाते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन उतना बड़ा दिख रहा था, लेकिन उसमें कोई जानकारी ही नहीं था, कुछ था नहीं था। जीरो को रेशनल नंबर बोलेंगे, जीरो को हम लिख सकते, जीरो को आप किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा तो खुद उसको जीरो ही बना ले, अपने में ही बदल लेगा वो, है कि नहीं। तो इसलिए जीरो क्या है, मतलब संख्या लाइन पे जो भी आपको दिख रहा है ना, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, जीरो, ये सब परिमेय संख्या है। लेकिन जिसको नहीं दिखा पाते हैं ना उस लाइन पे, उसी को तो अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ये भी उसका डिफिनेशन है, ठीक है। तो आज थोड़ा स्टार्टिंग क्लास था, थोड़ा बहुत आप लोगों को जानकारी दी है। अगले दिन और भी चीज़ों को देखेंगे, है ना, और आगे काम करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, है ना, पहला क्लास है, पहले दिन ज़्यादा ये सब करना नहीं है, है ना। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, गुड बाय।